70 साल के मनोहर माथुर अपने घर के बरामदे में धूप सेकते हुए बड़ी सावधानी से गुलाब के पौधों की कटाई कर रहे थे। उनके चेहरे पर समय की उकेरी गहरी झुर्रियां थी, लेकिन उनकी आंखों में एक शांत उदास चमक थी। 15 साल पहले जब उनकी पत्नी सरला उन्हें छोड़कर चली गई तो मानो उनके जीवन से सारे रंग छीन लिए गए थे। सरला को गुलाब बहुत पसंद थे, इसीलिए अब ये पौधे ही उनके एकमात्र साथी थे जिन्हें वो सरला की तरह ही दुलारते। बेटा आकाश और बहू सोनिया अपनी नौकरी और बच्चों में व्यस्त थे। महीने में 1-2 बार फोन आ जाता, पिताजी सब ठीक है ना, दवाइयाँ ले लेना, बस जिम्मेदारी का निर्वाह हो जाता। मनोहर माथुर के पास पैसा था, बड़ा घर था, लेकिन दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों के सिवाय कोई आवाज नहीं थी। उनकी दिनचर्या में 3 चीजें मुख्य थी: सुबह पौधों को पानी देना, दोपहर में लाइब्रेरी की किताबें पढ़ना और शाम को पास के गोपाल मंदिर में होने वाली आरती में शामिल होना। आरती की लय, शंख की ध्वनि और समूह में होने वाले भजन उनके खालीपन को क्षण भर के लिए भर देते थे। एक शाम आरती के दौरान मनोहर ने महसूस किया कि उनके भजन में एक नई आवाज जुड़ गई है। आवाज में ठहराव था और एक ऐसा समर्पण था जो सीधे हृदय को छूता था। भजन समाप्त हुआ, सब प्रसाद के लिए मुड़े। मनोहर माथुर ने मुड़कर देखा, एक शांत सौम्य महिला लगभग 65 वर्ष की सफेद खादी साड़ी पहने खड़ी थी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उन्होंने अपने भीतर कोई गहरा सुकून पा लिया हो। महिला ने प्रसाद लेने के लिए मनोहर की ओर देखा और कहा, माथुर जी, आपकी आवाज में बहुत करुणा है। मैं आपको 1 हफ्ते से यहाँ देखती हूँ, लेकिन आज पहली बार पास से सुना। मनोहर थोड़ा झेप गई। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें लंबे समय बाद पहचान पाया हो। जी, मेरा नाम मनोहर माथुर है, ये जगह सुकून देती है। मेरा नाम रमा है, उन्होंने धीरे से कहा। मैं पिछले हफ्ते ही इस मोहल्ले में अपनी बेटी के साथ रहने आई हूँ। भजन कीर्तन मुझे शांति देता है। उस दिन के बाद मंदिर में मनोहर के लिए आरती अब सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक इंतजार बन गई। रमा की कहानी भी मनोहर जैसी ही थी। पति को गुजरे 7 साल हो चुके थे। वो अपने गांव के घर को छोड़कर बेटी प्रियवंता के कहने पर शहर आ गई थी, ताकि बुढ़ापे में सहारा मिल सके। पर उस बड़े अपार्टमेंट में उन्हें अपनापन कम और घुटन ज्यादा महसूस होती थी। मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे अक्सर मनोहर और रमा रुक जाते, अपनी जवानी के दिनों के किस्से सुनाते। कैसे वो और सरला स्कूटर पर पहली बार पहाड़ों पर गए थे, कैसे उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। रमा सुनती रहती, कभी मुस्कुराती, कभी आंखों में नमी लिए कहती, सरला जी बहुत खुशकिस्मत थी। रमा भी अपने पति अशोक की बातें बताती, कैसे वो बहुत सख्त थे लेकिन दिल के बहुत अच्छे। एक दिन मंदिर से लौटते हुए बारिश होने लगी। मनोहर ने अपना छाता खोल लिया। रमा ने कहा, मेरा घर तो बस यहाँ से थोड़ी ही दूर है, लेकिन भीगना इस उम्र में ठीक नहीं, मनोहर ने जोर दिया। वे दोनों धीरे धीरे चले। रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुक गए। मनोहर ने रमा के लिए अदरक वाली कड़क चाय मंगवाई, जैसे सरला पीती थी। उस पल उन्हें लगा कि 15 साल में पहली बार उनके हाथ में रखी चाय की प्याली किसी दूसरे व्यक्ति के साथ की गर्माहट महसूस कर रही है। मनोहर ने चाय की चुस्की ली और सहज भाव से रमा से कहा, रमा जी, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम दोनों सिर्फ जिंदा हैं, जी नहीं रहे? रमा ने उनकी आंखों में देखा। उनकी आवाज में उदासी नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई थी। मनोहर ने हिम्मत जुटाई, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक दूसरे के इस खालीपन को थोड़ा भर दें, दोस्ती से आगे, एक साथ, सिर्फ इसलिए कि बाकी के कुछ साल अकेले न बीतें? रमा स्तब्ध रह गई। उन्होंने 65 साल की उम्र में इस तरह के प्रस्ताव की कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके मन में हलचल हुई। ये प्यार था या सहारा? शायद दोनों। रमा ने 2 दिन तक कोई जवाब नहीं दिया। मनोहर ने भी उन्हें सहज रहने दिया। तीसरे दिन रमा ने उन्हें फोन किया, मनोहर जी, बात सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे बच्चे हैं, समाज है। मनोहर मुस्कुराए। समाज कल भी था जब हम 20 के थे, और आज भी है जब हम 70 के हैं। उस वक्त भी हमने उनकी परवाह की थी, पर आज तो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक बच्चों की बात है, उन्हें हक है अपनी जिंदगी जीने का और हमें हक है अपनी। रमा को उनकी बात में एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। वह जानती थी कि अब तक वह अपनी बेटी के लिए अच्छी माँ और समाज के लिए संस्कारी विधवा बनने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब रमा ने अपनी बेटी प्रियवंता को फोन पर धीरे से बताया, बेटा,
मैं एक दोस्त से मिली हूँ, मनोहर माथुर। हम सोच रहे हैं। प्रियवंता की आवाज़ फोन पर ठंडी पड़ गई। माँ, ये क्या मजाक कर रही हो? 65 साल की उम्र में आप दोस्ती? आपको किसी चीज़ की कमी है? लोग क्या कहेंगे? मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? रमा का गला सूख गया। वही डर, वही समाज की रस्सी उन्हें वापस खींचने लगी। इधर मनोहर के बेटे आकाश का भी यही हाल था। जब उन्होंने बड़ी हिम्मत करके ये बात रखी तो आकाश ने नाराजगी से कहा, पिताजी, क्या बचपना है? आप 70 साल के हैं। आपके लिए कोई कमी छोड़ दी थी क्या हमने? अब इस उम्र में नाटक मत करिए। बच्चों के विरोध और मोहल्ले की कानाफूसी ने उन दोनों को तोड़ कर रख दिया। लोगों ने मंदिर में भी बातें करना शुरू कर दिया। देखो, बुढ़ापे में जवानी सूझ रही है। बेटे बहू ने घर से निकाला नहीं तो खुद ही अपनी बदनामी करवा रही है। मनोहर ने उदास होकर रमा के घर जाना छोड़ दिया। कई हफ्तों तक मनोहर अकेले रही। उनका गुलाब का फूल भी मुरझाया सा लगने लगा। एक दिन रमा उनके घर के दरवाजे पर आई। उनके हाथ में एक छोटा सा टिफिन बॉक्स था जिसमें गर्मा गर्म जलेबी थी, मनोहर की पसंदीदा मिठाई। रमा ने बिना कुछ कहे टिफिन मनोहर को थमा दिया। उनकी आंखें भर आई। आप क्यों आई? अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। रमा ने दरवाजे की चौखट पर बैठकर कहा, मनोहर जी, जब मेरे पति गुजरे थे तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, पर अब जब मेरे बच्चे मेरा साथ छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, मुझे एहसास हो रहा है कि जिंदगी खत्म नहीं होती, सिर्फ रिश्ते बदलते हैं। मनोहर ने पूछा, आपकी बेटी ने क्या कहा? उसने मुझे लापरवाह कहा कि वह लोगों को क्या मुंह दिखाएगी। पर मैंने उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारे बच्चों की तरह हूँ कि मुझे हर बात के लिए तुम्हारी इजाज़त चाहिए? मैंने तुम्हारे प्रति सारे फर्ज निभाए। अब मुझे हक है कि अपने जीवन के बचे हुए कुछ सालों में अपने तरीके से जीकर खुश रहूं। रमा की आवाज़ में एक दृढ़ता थी जो पहले कभी नहीं दिखी। मनोहर ने दरवाज़ा खोला और रमा को अंदर आने के लिए कहा। उस दिन दोनों ने घंटों बातें की और समाज या बच्चों की परवाह किए बिना एक दूसरे का हाथ थामने का निर्णय लिया। अगले शनिवार को दोनों ने बेटे बहू को और दामाद बेटी को घर बुलाया। मनोहर ने खड़े होकर दृढ़ स्वर से कहा, आज मैं आप सबको एक फैसला सुनाने जा रहा हूँ। रमा और मैंने निर्णय लिया है कि हम शादी करेंगे। ये बुढ़ापा नहीं, ये मेरा तीसरा पड़ाव है। मैंने एक जिंदगी सरला के साथ जी, एक जिंदगी अकेले काटी और अब मुझे ये जिंदगी रमा के साथ जीनी है। आकाश और प्रियवंता दोनों ही नाराज थे, लेकिन जब उन्होंने पहली बार अपने माता पिता की आंखों में देखा तो वहाँ 70 साल का डर नहीं बल्कि 20 साल का प्रेम दिख रहा था। पिताजी, लोग, आकाश ने शुरू ही किया। मनोहर ने बीच में टोक दिया, लोगों ने तो हमेशा कुछ ना कुछ कहा है। अब मैं चाहता हूँ कि लोग ये कहें कि एक आदमी ने 70 साल में भी अपना अकेलापन खत्म करने की हिम्मत की। हमारा फैसला अटल है, आगे तुम्हारी मर्जी। कुछ महीनों बाद उसी गोपाल मंदिर के आंगन में बहुत ही सादे तरीके से केवल कुछ पुराने दोस्तों और भजन मंडली के सदस्यों की उपस्थिति में दोनों ने शादी कर ली। न बैंड न बाजा, बस पंडित के मंत्रों की आवाज़ और दोनों की आंखों में बरसों बाद लौटी चमक। अब वे दोनों उसी बरामदे में बैठते हैं। मनोहर गुलाब की कटाई करते हैं और रमा उन्हें चाय देती है। एक शाम रमा ने मनोहर के कंधे पर सिर टिकाया। उन्होंने हंसते हुए अखबार मोड़ा जिस पर बुजुर्गों के लिए कंपेनियनशिप पर सरकारी पहल की खबर छपी थी। देखा, हमने समाज से पहले कदम उठाया, मनोहर ने कहा और दोनों मुस्कुरा दिए। कुछ साल बाद जब मनोहर के पोते को उनकी पुरानी डायरी मिली तो आखिरी पन्ने पर एक कविता लिखी थी। पहली मोहब्बत थी नादान, ख्वाबों की एक सुबह थी, दूसरा वक्त तन्हा गुजरा, यादों की कोई राह थी। अब तेरे साथ जो सफ़र है वो सुकून दिल की दास्तान, नाम में शोहरत की चाह, रिश्ते में कोई गुमान। उम्र ढली तो क्या हुआ, दिल तो अभी जवां है, तेरे संग हर लम्हा लगे जैसे खुदा मेहरबान है। अकेलापन जो था कभी अब वो कहानी मिट गई।